नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। हेल्थ एजुकेशन की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम हार्ट की बीमारी को एड्रेस करेंगे, जो कि जुड़ी हुई है हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से और ब्लॉकेज से। दोस्तों, ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और हार्ट की तमाम बीमारियां जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेस, वो आजकल बहुत ही कॉमन मतलब सामान्यतया पाई जाने वाली बीमारियां हैं, लेकिन इनके जो परिणाम हैं वो काफ़ी ही गंभीर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी बात हम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि हर कोई, आपका कोई रिलेटिव कहता होगा कि यार मुझे बीपी की तकलीफ़ है लंबे समय तक और ईसीजी करवाया तो ब्लॉकेज आया है। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस जैसे कि बोलते हैं कि 30% आया, 50% आया, 70% आया। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना बोलेंगे कि बहुत ही जल्दी इमीडिएटली आपको सर्जरी करवानी। जैसे कि किसी किसी के 90% पे उनको पता पड़ता है कि ब्लॉकेज है। तो दोस्तों, ब्लॉकेज जो होता है उसका जो मेन कारण है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो चर्बी अपन बाहर से लेते हैं, ठीक है, चर्बी या वसा बोलते हैं या ऑयल या फैट बोलते हैं, फैट जो लेते हैं वो उसके जो सोर्स है, एक तो अपन घी से लेते हैं, एक तेल से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट, अगर कोई खाता है तो जैसे एग्स वगैरह है, अंडे हैं या मछली वगैरह है, ठीक है, या नॉन वेज है, मांस वगैरह से। तो ये चार पांच है वो मुख्य सोर्स है फैट को, वहाँ से लेते हैं। अब वो जो ऑयल्स होते हैं, सभी प्रकार के जो जैविक अजैविक जो तेल होते हैं, उस तेल के अंदर जो फैट होता है वो जब मेटाबोलाइज होता है, पचता है, तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और बाकी जो एनिमल प्रोडक्ट है उसके अंदर जो फैट होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि दूध के अंदर, घी के अंदर या नॉनवेज आप खाते हो उसके अंदर जो फैट होता है वो मेटाबॉलाइज होकर उसके एंड प्रोडक्ट बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, जब आपका जीवन है वो सिलेंडरी है, मतलब आरामदायक जीवन आप जीते हैं, ऑफिस का काम करते हो ओनली, तो तब इस कंडीशन के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड जो तेल का और घी का या दूसरा जो एनिमल प्रोडक्ट है उसका जो है कोलेस्ट्रॉल, दोनों मिल के ब्लॉकेज बनाते हैं। ठीक है, ये ब्लॉकेज सब में नहीं बनता है, लेकिन जिनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका हलचल कम होता है, व्यायाम कम होता है, एक्सरसाइज कम होता है, पसीना कम बहाते हैं, तो उनके अंदर आसानी से ये जो है वो चिपचिपा पदार्थ बना के अपनी नसों के अंदर चिपकना चालू हो जाता है। जहाँ ये चिपकता है वहाँ रास्ता सकरा कर देता है, और जैसे जैसे और भी इनके पार्टिकल्स ब्लड में घूमते घूमते वहाँ आते हैं तो वहाँ रुक के पूरा एक समूह बना लेते हैं और फिर उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। ठीक है, आपका जो डॉक्टर है वो आपको ये तो बता देगा कि भाई ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन ये क्यों होते हैं और इनसे बचने का क्या कारण है वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक एक समय का कमाने का कारण नहीं है, ये बार बार उनकी कमाई का कारण बनता जाता है। इसीलिए ब्लॉकेजेस के ऑपरेशन जो एंजियोग्राफी, प्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह जो होती है वो रिपीट होती है। 2 से 3 साल के बाद फिर से ब्लॉकेज बनता है, 5 साल में तो ब्लॉकेज एक बार फिर से प्लास्टी करानी ही पड़ती है। तो उनके कारण पे ना तो उन लोगों को इंटरेस्ट है या रुचि है, ना ही अपन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट होता है कि भाई इसका जाने की क्यों बनता है, इसका कारण क्या है, उससे बच कैसे सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक बिज़नेस का रूप ले चुका है और हार्ट की जितनी भी सर्जरियाँ होती है वो काफ़ी महंगी होती है। मतलब ये समझ लो कि आप कोई भी एंजियोप्लास्टी या ग्राफी या स्टंट डलवाने जाते हो तो 1 लाख से लगा के 5 लाख तक का खर्चा होता है, और ये लोग चाहते हैं कि ये ऐसा बार बार सिलसिला चलता रहे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि किडनी का स्टोन है, पथरी है, ब्लॉकेजेस है, या पाइल्स है, मस्सा जैसे बोलते हैं, या आपका आर्थराइटिस वगैरह है, ये जो जॉइंट का जो घिसना जो जो बोलते हैं, ठीक है, कैंसर है, तो ये बीमारियां हैं जिसका एलोपैथ में कोई इलाज ही नहीं है। ये अगर किसी भी कारण से सर्जरी से एक बार इसको रिलीफ आपको दिलवा भी देते हैं तो कोई श्योरिटी नहीं कि वापस नहीं आए, ये रीअकर होते हैं, बार बार होते हैं। तो इसी में ये ब्लॉकेज की भी समस्या है, बार बार होती है, बार बार ऑपरेशन कराते हैं और हर बार इसकी जो तबीयत होती है पेशेंट की वो और नाजुक होती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब भी आपके ब्लॉकेज के लक्षण आते हैं, या तो आप ओबेज हैं, आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, जैसे 70-80 किलो, 85 और ज़्यादा, मतलब आपको वज़न लगता है कि वज़न बढ़ गया है, तब आपको कॉन्शियस हो जाना, सावधान रह जाना है कि ये हो सकता है। दूसरी बात, आपका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो उसका कारण ब्लॉकेज ही रहता है, क्योंकि नसों के अंदर जब रुकावटें या ऐसे पार्टिकल जमा हो जाते हैं तो उनका इंट्रावस्कुलर जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और कम स्पेस में 4 से 5 लीटर का खून का घूमना, तो फिर जगह कम पड़ती है तो प्रेशर बनता है, इसलिए ब्लड प्रेशर आता है। जिनकी नसें बिल्कुल खुली हुई हो और नसों की जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, उनकी फैलने सिकुड़ने की जो क्षमता है
वो एकदम लचीली हो, तो ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लड का प्रेशर, अगर ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा तो भी वो एडजस्ट हो जाएगी, वो फूल जाएगी, तो वो ब्लड मैनेज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल आपकी जो इलास्टिसिटी खो जाती है और कड़क हो जाती है, ठीक है, तो कड़क होती है और अंदर ब्लॉकेज जमा हो जाता है, तब ही जाके ये ब्लड प्रेशर का बीमारी बन के सामने आती है। तो अगर आप ओबेस हो, या आपका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ने लगा है, या फिर आपके अंदर जो है वो टेंडेंसी है, जैसे कि आपकी हेरिडिटरी है, आपके माँ बाप को या आपके भाई बहन को अगर है, तो आप रिस्क पे हो। तो और जिन लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान लगती है, ठीक है, ये खास लक्षण है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थकान लगना मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर या आप ब्लॉकेज के शिकार हो चुके हो, या फिर आपको छाती में कभी कभी दर्द होता है, ठीक है, ये दर्द गैस के कारण से भी होता है। लेकिन ये इन लोगों को बिल्कुल कॉशियस हो जाना चाहिए, और उनको जैसे कार्डियोग्राम है या लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराना चाहिए। और उनका अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा आता है, ठीक है, एलडीएल वगैरह अगर ज़्यादा आता है, ईसीजी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑपरेशन तक का उनको वेट क्यों करना पड़े। मतलब ऐसे समय कि भाई अभी 80% ब्लॉक हो जाए, ऑपरेशन करो। तो ऐसे लोग जो रिस्क पे आ गए, उनको पता पड़ा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वजन ज़्यादा है, ओबेस रहते हैं, वो चेस्ट पेन होता है, चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान लगती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ही उनके अंदर खाने में से सबसे पहले तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो इनपुट है वो बंद कर देना चाहिए। मतलब जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे मांस हो गया, अंडे है, या दूध भी, मैं मान दूँ दूध और घी भी, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है। अब ये एनिमल प्रोडक्ट के सिवाय कोलेस्ट्रॉल का कोई भी सोर्स बॉडी के अंदर नहीं है। जितने भी नेचुरल सोर्स है, जैसे कि ऑयल है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड, उसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल ही बना सकता है, वो नेचर में कभी नहीं बनता। इसलिए जितने भी तेल वाले आपको बोलते हैं कि भाई 0% कोलेस्ट्रॉल, तो तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं कभी भी, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। तो अगर एनिमल प्रोडक्ट अगर लेना वो बंद कर दे, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पहले दिन से उसके अंदर जो ब्लॉकेज बढ़ रहा है वो कम हो जाए, या मतलब वहीं पे रुक जाए एक बार तो, ठीक है। तो वहाँ बढ़ना बंद हो गया, मतलब आप सेफ जोन में चले गए। उसके बाद अगर वो सामान्य एक्सरसाइज चालू कर देता है, या उसके डाइट के अंदर रो डाइट चालू कर देता है, जैसे सलाद वगैरह अगर खाने से पहले वो चालू करता है, ठीक है, तो जैसे 1 प्लेट 1.5 प्लेट जितना सलाद अगर बढ़ा सकता है, और अगर नाश्ते के अंदर अगर वो फ्रूट्स चालू कर देता है, तो फ्रूट्स नाश्ते में, और आपका जो लंच के पहले जो सलाद जाता है, तो वो दोनों आपके ब्लड के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड है वो ब्लड वेसल्स की सफाई चालू कर देता है, और जो ब्लॉकेजेस बने हैं वो घुलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई इस डाइट पे 6 महीने रहता है, तो लगभग सारे ब्लॉकेजेस बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं मतलब, और नसें सारी आपकी साफ़ हो जाती है, और इलास्टिसिटी उसकी वापस गेन हो जाती है, लचीली हो जाती है वापस। और अगर उसको कोई 12 महीना अगर उस पर रहता है, तो DIP डाइट, या फिर जो द चाइना स्टडी जो हुई थी, उसका कंक्लूजन है कि उस डाइट पे आपके जो कोलेटरल सर्कुलेशन है, जो कि आपका जो वैकल्पिक जो रूट है ब्लड वेसल का, जहाँ जैसे कि ये एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा उसका जो रास्ता रहता है वो सारे खुल जाते हैं, तो उसके बाद इंसान है वो हार्ट अटैक प्रूफ हो जाता है, उसको हार्ट अटैक कभी जीवन में आ नहीं सकता। लेकिन बशर्ते ये एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दे, एक्सरसाइज थोड़ी सामान्य चालू करे, और अगर ये रो डाइट अगर पूरा नहीं तो कम से कम खाने से पहले 1-1.5 प्लेट सलाद और फ्रूट्स, ठीक है। तो इतना करते ही ये ज़बरदस्त मिराकल शरीर में होता है। और शरीर में यही नहीं, यूरिक एसिड वगैरह है, आपका गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन है, नींद ना आना, भूख ना लगना, एनर्जी का कम रहना, अब आपका लेथार्जीपन रहना, ये सारी चीज़ें निकल के शरीर एकदम हवा की तरफ चलने लग जाता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि बीपी का कारण क्या है, ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, और ब्लॉकेज का कारण क्या है, और हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक उससे आगे की प्रक्रिया, जब ब्लॉकेज बार बार अगर बढ़ता जा रहा है, और आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, वो आर्टरी, वो नस, वो ब्लड वेसल जो कि आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई करता है, वो अगर ब्लॉक होता है, तो हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलता है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाता है वो उसको नहीं मिलता, तो उसके लिए वो तड़पता है, और हार्ट को फिर उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो थक जाता है, और फिर उसके अंदर सर्कुलेशन कम होने के कारण उसकी जो कोशिका है, हार्ट की जो सेल की, उसकी जो मायोकार्डियल लेयर होती है, मसल होती है, उसकी कोशिकाएं जब तड़पती है ऑक्सीजन के लिए, तब जबरदस्त छाती में जो पेन होता है, ठीक है, एंजाइना बोलते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये लंबे समय तक अगर नहीं मिला तो वो उसका काम करना बंद कर देता है, तो टेम्परेरी वो हृदय रुक गया, उसकी गति, हृदय गति रुक गई, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई एक हमला आ चुका है, अब नहीं आना चाहिए, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर मर जाता है इंसान। तो जिनको नहीं आया है वो इसी व्यवस्था करे कि वो आए नहीं कभी, जिनको आ गया वो सतर्क हो जाए कि दूसरा ना आए, ठीक है। जिनको 2 भी आ गए वो भी सतर्क हो जाए कि भाई अब लास्ट चेतावनी बॉडी दे चुका है, तो अब ये नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों उम्र जो है वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सॉरी,
कितनी उम्र है वो अपने हाथ में नहीं है। जैसे कि किसी को 70 साल जीना है तो वो अपने हाथ में नहीं है, पर उस 70 साल तक आरोग्यप्रद रहना, दवाओं के बिना ज़िंदगी जीना, बीमारियों के बगैर ज़िंदगी जीना, वो डेफिनेटली अपने हाथ में है। ठीक है, 70 साल तक जीने की आपकी उम्र लिखी है, तो 70 साल तक आपको चलते फिरते हुए जीना, या 50 साल तक फिर बीमार होकर फिर 20 साल आपको बिस्तर में रहना, वो बिल्कुल ही आपके हाथ में, वो आपका ये ऑप्शन है। तो बीइंग हेल्दी और सिक इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस। ये आपकी पसंद है कि आप क्या पसंद करते हो। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी सी जानकारी हो चुकी है। फिर भी अब मैं इस ऑडियो से माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि जो लोग एक तो ब्लड पतला करने की दवाइयों पे हैं, जैसे स्टेटिन ग्रुप की दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन वगैरह, क्लोपिडोग्रिल वगैरह, उस पे हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हैं और ब्लड प्रेशर की दवाइयों से बीपी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो साथ ही बहुत ही बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर से बड़जबरी मतलब कि फोर्सफुली बीपी को कंट्रोल करना, जबकि उनकी इलास्टिसिटी वहीं पे है, उनकी जो कंडीशन वहीं वहीं है, लेकिन उसको एक रेंज में लाना एफर्टफुली, तो वो बहुत ही नुकसान कर रहे हैं जाने अनजाने में। और जो लोग बीपी की दवाइयों से ज़्यादा समय तक बीपी की दवाइयों पे रहते हैं, वो उनको धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल भी आता है, और जो कोलेस्ट्रॉल और बीपी की दवाई लंबे समय तक रहते हैं, उनको फिर डायबिटीज़ भी आता है। तो जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर पतला करने की जो दवाइयों पे है, तो उन लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्लॉकेज ना हो, हार्ट अटैक ना आए, उसके बारे में पूरा विस्तार से और एक वीडियो या ऑडियो अपन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर वो कंसल्टेशन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन के बारे में, कि उनमें क्या किया जा सकता है, या वो अगर इसका जो थेरेपेटिक डाइट प्लान लेना चाहते हैं कि ब्लॉकेज रिवर्सल का, तो उसके लिए ज़रूर ही संपर्क करें। ये जो ऑडियो है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है उसके अंदर लिंक भी है, आप सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और आपके नियर एंड डियर वन, आपके मित्र या रिलेटिव में ऐसा कोई हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हैं, या ब्लड थिनर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या उनका ब्लॉकेज या के कारण से उनका एंजियोग्राफी हुआ है, या प्लास्टी हुआ है, या ऑपरेशन हो चुका है, या डॉक्टर ने बोला है कि भाई ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ऐसे तमाम लोगों तक ये ऑडियो पहुँचाए, ताकि उनको एक सेकंड ओपिनियन कंसल्टेशन मिल सके, कि उनको ऑपरेशन से पहले एक बार एक विचारने की, एक सोचने की एक क्षमता, और उनको एक विश्वास दिला के उनसे बचाया जा सके। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय बना रहे। थैंक यू।